नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें, बल्कि संभव हो सके तो आप हमारे वीडियोस को बड़ी मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट करें, सर्कुलेट करें और शेयर करें, ताकि ईमानदार पत्रकारिता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज का दिन यानी 30 मार्च का दिन लंबे समय तक भारत के इतिहास में याद किया जा सकता है। तो सकता शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए 10 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन इस बीच वो कभी भी नागपुर आरएसएस प्रमुख से मिलने हेडक्वार्टर नहीं गए थे। इसलिए 30 मार्च को नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत के बीच की मुलाकात बेहद अहम हो जाती है। इस मुलाकात में क्या कुछ बातें होंगी, क्या कुछ बातें होती हैं और क्या कुछ बातें हो सकती है, इन सब चीजों पर सिर्फ अटकलें ही हैं, क्योंकि औपचारिक तौर पर इस मीटिंग का के बारे में किसी तरीके का कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन जिस संदर्भ में ये मीटिंग हो रही है, जिस कॉन्टेक्स्ट में ये मीटिंग हो रही है, उस संदर्भ में ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पहली बात तो यही है कि प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर बहुमत का आंकड़ा नहीं छुपाई है और उसके बाद मोहन भागवत ने लगातार बिना नाम लिए कई बार ऐसी बातें कही है जो सीधे नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री को हिट करती है। दूसरा, इस बीच बीजेपी के अध्यक्ष का पद भी लंबे समय से एक तरीके से उस पर नियुक्ति होनी है, नए अध्यक्ष नियुक्ति होनी है, लेकिन वो नियुक्ति हो नहीं पा रही हो। जेपी नड्डा लगातार अध्यक्ष बने हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि दरअसल आरएसएस का दबाव है कि वो अपने पसंद के आदमी को पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहती है। साथ ही साथ जेपी नड्डा ने लोकसभा के चुनाव में यह भी कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी सक्षम हो गई है। यह अपने आप में बहुत बड़ा बयान था। उसका मतलब यह निकाला गया कि क्या बीजेपी नरेंद्र मोदी और शाह के नेतृत्व में उसको अब आरएसएस की जरूरत नहीं रही चुनाव जीतने के लिए। तो इस मीटिंग में क्या क्या राष्ट्रीय महत्व है, क्या ऐतिहासिक महत्व है, और साथ साथ कुछ और सवाल है राजनीति के, वो भी जानेंगे हम प्रभु चावला जी से, जो न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर है, देश के बहुत बड़े पत्रकारों में का शुमार होता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस मीटिंग को आप किस नजरिए से, किस अहमियत से आप देखते हैं? देखो, अगर आप कार्यक्रम की दृष्टि से देखेंगे तो लगता है कि ये अब पुराना कार्यक्रम बना होगा, जब तय किया होगा कि हम गुरु जी के नाम से कुछ खोलने वाले हैं तो उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करना चाहिए। तो अगर हमें औपचारिक रूप से देखना चाहेंगे, फॉर्मेलिटी के रूप में देखना चाहेंगे, तो जब वहां जाएंगे तो कार्यालय में जाना जरूरी पड़ता है कि प्रधानमंत्री अगर नागपुर में हो और कार्यालय में नहीं जाना, कि पहले भी कई बार गए हैं नागपुर पर, वो कार्यालय में नहीं गए हैं, परंतु आरएसएस के गुरु जी के नाम पर कोई कार्यक्रम बन रहा है तो वहां नहीं जाना तो अजीब सा लगता। तो मुझे लगता है कि इस फॉर्मेलिटी के दौरान वो वहां पर गएंगे और उसमें डिस्कशन भी कुछ बातों पर हो सकती है, कुछ बात, क्योंकि स्वयं सेवक है और मोहन भागवत से आरएसएस में काफी सीनियर है। ये भी मान के चलिए कि वो प्रचारक के रूप में जब थे तो मोहन भागवत भी प्रचारक थे, पर मोदी जी उनसे सीनियर थे। अगर आप वरिष्ठता की बात करेंगे तो आरएसएस स्वयं सेवक के नाते मोदी जी की संग आयु भागवत जी से ज्यादा है। तो इस वक्त उस स्थिति में अगर आप देखते हैं, परंतु अगर पदों के हिसाब से देखते हैं, इंस्टीट्यूशन के हिसाब से देखते हैं, तो मोहन भागवत उस हिसाब से आरएसएस के सबसे संचालक है। उसके हिसाब से उनको भी उनकी बात माननी पड़ चाहिए, उनकी बात हैवी करती है। इसलिए उन्होंने आज कहा अपने भाषण में सुबह कि मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ गुरु जी और गौरवकर जी को, दोनों जिन्होंने संघ का काम किया, संघ की नींव रखी, उसकी वजह भारत एक दृष्टि की तरफ जा रहा है, तो मैं उनका नमन करता हूँ। तो आरएसएस के प्रति प्रतिबद्ध हैं, आरएसएस के स्वयंसेवक हैं। मोदी इस बारे में छुपाते हैं, वो अपनी आस्तीन पर लेकर के चलते हैं। तो इसलिए ये कहना कि और जो 11 साल का एजेंडा उसके अंदर जो आरएसएस पिछले 100 साल में नहीं कर पाया, तो 11 महीने के अंदर उन्हें भारत को हिंदू में कर दिया है। लगभग हर बात जो है, कोई भी अपने आप को ये नहीं कहता, पहले कहते कि मैं हिंदू नहीं भारतीय हूँ, अब ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको कहे कि आप हिंदू है कि नहीं है बोलिए, तो वो डर जाता है। तो एक किस्म से भारत को हिंदू है इस बात का भारतीय लोगों को गर्व कराना। जो पहले न्यूट्रल लोग थे, जो फैंस से बैठे रहते थे, वो अब छाती ठोक कर हर सोशल मीडिया पर आकर के अपने आप को कहते हैं, गर्व से हम कहते हैं हम हिंदू हैं, जो नारा आरएसएस जीता था। तो मैं कहूँगा उस परिप्रेक्ष्य में वहां पर जाना, वहां पर जो आपने जो बातें उठाई हैं, जो अभी नड्डा जी, जो आरएसएस की हर साल मीटिंग होती है, उसमें जितने उनके 70-80 जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्टिकल्स हैं, उनके सब प्रतिनिधि वहां जाते हैं। तो नड्डा जी वहां भी थे, तभी उनकी मुलाकात उनसे हुई है। तो इस बारे में कोई नहीं सोचता कि अब कार्यक्रम रह क्या गया, कार्यक्रम क्या रह गया। अभी बांग्लादेश के ऊपर रेजोल्यूशन उन्होंने पास किया, तो आरएसएस का बचा हुआ एजेंडा मेरे को लगता भी कोई है ही नहीं जिससे मोदी जी को डिस्कशन हो।
आपके 377 खत्म हो गए, आपकी यूनिफॉर्म बिल्कुल कई जगह पे हट गया, आपके पास सारे के सारे राम मंदिर बन गया। तो अब क्या चाहिए इसके बाद? क्योंकि अब तो ये है कि हर जगह जो भी हो रहा है वो पॉलिटिकल झगड़े हैं, पोलराइजेशन हो रहा है। तो पोलराइजेशन के हिसाब से अब हिंदू के कहने वाले लोग ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं। हालांकि गुरुजी या किसी किताब में मैंने पढ़ा था कि जब 3% लोग शाखा में जाना शुरू कर देंगे तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो उससे ज्यादा लोग जाते हैं इस वक्त 3% की जगह से। तो हर जगह उनके लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके ऊपर आरएसएस के लोगों का कब्जा है। हर जगह पर आप पहले राइट विंग के लोग दिखाई नहीं देते थे, अब हर जगह राइट विंग के लोग बोलते हैं। अब कितना उनका बोलना है, कितनी उनकी नॉलेज है, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जा सकता है। तो कई लोग अच्छे भी हैं जो अपने आप को सामने आते हैं, उनको रिकग्निशन मिलती है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो मेरे को लगता है मोदी जी वहां जाएंगे। अगर ये जिस तरह की अध्यक्ष कौन बनेगा, यस, आरएसएस के बिना अध्यक्ष नहीं बन सकता। अगर आप एनॉटमी की बात करेंगे तो एक ऐसा शरीर है जिसके अंदर बीजेपी जो है वो एक शरीर है, उसका हृदय जो है वो आरएसएस है। वहीं से आवाज चलती है। वहां जितना ब्लड प्रेशर होगा उस हिसाब से आपका काम चलेगा। क्योंकि तो जब हार्ट बीजेपी का आरएसएस है, जो मस्तिष्क माइंड है वो भी आरएसएस है, तो उन दोनों में कनेक्शन तभी होगा जब शरीर उसी हिसाब से काम करेगा, जिस हिसाब से हार्ट काम कर रहा है, जिस हिसाब से मस्तिष्क काम कर रहा है। थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, कई बार होता है, कई जगह से माइंड थोड़ा रेस्ट लेते माइंड। बट प्रभु बार बार ये कहा जा रहा है कि दरअसल इस बार आरएसएस ने ये तय कर लिया है कि ऐसा अध्यक्ष हो जो पूरी तरीके से मोदी अमित शाह के सामने घुटने ना टेके। मतलब कम से कम जो संघ की बात है, जो संघ के जो बातें हैं वो उनके सामने मजबूती के साथ रखे। और उनको जेपी नड्डा से शायद इसी बात को लेकर निराशा है, क्योंकि वो उस तरीके से बातें नहीं रख पाए। तो ऐसे में अध्यक्ष नहीं बन पाना, और क्या आपको लगता है कि इस बैठक में उस पर एक फैसला होगा? भाई 2 टर्म उनकी पूरी हो चुकी हैं, उसके बाद भी 1 साल एक्स्ट्रा हो गया है। एक बहाना ये था कि ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन होते हैं 6 साल के अंदर, और 6 साल के बाद चुनाव होते हैं, वो चुनाव पूरे नहीं हुए, इसलिए हम अध्यक्ष के चुनाव नहीं हुए। पहले भी चुने गए थे अमित शाह, तो चुनाव तब भी नहीं हुए थे पूरे। तो मेरे को लगता है कि बहाना हर पार्टी बनाती है, कांग्रेस भी बनाती है, हमारे चुनाव रहे हैं, किसी बहाने से टाल देते हैं। ये पहली बार हुआ है कि इतना डिले हुआ है इतने सालों में। मैं देख रहा हूँ जब से 1981 से बनी है भारतीय जनता पार्टी है, सबसे 12वां अध्यक्ष अब चुना जाना है उनका। 12वें अध्यक्ष के बारे में डिले इतनी कभी नहीं हुई है। तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जैसे आपने कहा कि किसी एक व्यक्ति के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है, कि नड्डा भी स्वयं से थे, प्रचारक रहे, विद्यार्थी परिषद के अंदर रहे, वो संघ के बहुत नजदीक माने जाते थे, इसलिए उनको बनाने के ऊपर सहमति उनकी रही होगी। जितने भी अगर आप 12 को लेकर चलेंगे, सारे के सारे लोग, अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी दोनों मिलकर के 15 साल दोनों मिलकर के अध्यक्ष रहे। अडवाणी जी सबसे ज्यादा रहे, परंतु उनका रिकॉर्ड अब नड्डा जी तोड़ने वाले हैं। लगभग अमित शाह जी ने पहले तोड़ा, तो थोड़ा उसके बाद ये तोड़ने वाले। अडवाणी 6 साल तक लगातार रहे अध्यक्ष। तो जब तक कोई आरएसएस की स्टैंप नहीं लगी, आपकी बात यह, पर एक चीज भूल जाइए, अगर मैं राजनीति के अंदर जो स्टेटमेंट पब्लिक में है, मोदी जी ने कहा कि 75 साल के बाद पॉलिटिकल लोगों को काम नहीं करना चाहिए, तो 75 साल को होने वाले खुद। परंतु मेरे को नहीं लगता कि जब तक नया चुनाएगा तब तक वो वहां से कोई अपना पद देने की बात करेंगे या नहीं करेंगे, कि उनकी वजह से ही आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। मोदी का चेहरा अगर हटा दो तो पार्टी के पास कुछ नहीं है उसके अलावा। तो इसलिए मेरे को लगता है कि 2029 के जो इलेक्शन होगा, जो भी अध्यक्ष बनेगा उसके नेतृत्व में होगा। उस वक्त प्रधानमंत्री कौन बनेगा, उस अध्यक्ष की भूमिका बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि उस वक्त मोदी जी जो है लगभग 79 के हो जाएंगे। तो ये देखने वाली बात है कि, और 12 असेंबली के इलेक्शन के चुनाव भी होने हैं। 2027 के अंदर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव भी होना है। तो आप देखिए कि जो अध्यक्ष आज बनने वाला है उसकी पॉलिटिकल वीटो पावर कितनी होगी। जगत प्रकाश नड्डा जैसा आदमी होगा, अमित शाह जैसा आदमी होगा, या कोई और होगा जो इन 3 चीजों आगे आने वाली है, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, और 12 प्रदेशों के मुख्यमंत्री कौन बनाएगा, उसके ऊपर ये तय होता है। इसलिए एक कारण ये हो सकता है कि इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन की खाली होने वाली हैं, उसके अंदर बीजेपी का रोल महत्वपूर्ण होना चाहिए। 2 व्यक्तियों का जो कहा जाता है कि रोल भी डिसाइड करते हैं सब कुछ, उसके ऊपर हो सकती है। आरएसएस चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को बना के चले जो इनकी चलाई सरकार जो है उनके मूल मंत्रों को लेकर के आगे चले। तो इसलिए मेरे को लगता है डिले हो रही है। उसके अंदर व्यक्ति ऐसा चाहिए, जो नाम चल रहे हैं मार्केट के अंदर उसमें कोई बनेगा नहीं बनेगा, कि सरप्राइज होती है हमेशा। तो मेरे को लगता है आदमी ऐसा ये बनेगा, या व्यक्ति, मेरे को लगता मेरे अपना है, अगर मोदी जी की ऐसा चलेगी तो सिंबलिज्म में ज्यादा विश्वास करते हैं। एक कार्यकर्ता होना चाहिए, एक गरीब होना चाहिए,
परिवार आम कार्यकर्ता की इमेज होनी चाहिए, तो उन्हें ट्राइबल बना दिए काफी सारे, कई जगह पर बैकवर्ड बना दिए, कई पर शूट करके लोग बना दिए। तो मेरे को लगता है महिला कभी भी भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष नहीं रही। तो हो सकता है कि किसी महिला को बना दे, और जो संघ के नजदीक हो, उसके ऊपर स्पेकुलेशन हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इस बार जो चुनाव होगा इसी मुद्दे को दिखा के होगा कि अगले 4-5 साल के राजनीति देश की होने वाली है, उसके अंदर उसका पॉलिटिकल पावर कितनी होगी, वो केवल रबर स्टैंप होगा या उसका इनपुट भी रिस्पेक्टफुली लिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये क्लाइम डाउन है नरेंद्र मोदी की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से, क्योंकि 10 साल से ज्यादा हो गए और कभी उनकी 1-to-1 मुलाकात उस तरीके से मोहन भागवत से नागपुर जाके नहीं हुई, इसलिए लोग कह रहे हैं कि जो दबाव पिछले दिनों चुनाव के बाद आरएसएस ने डाला, उसमें अब ये अवश्यंभावी हो गया कि प्रधानमंत्री जी जाएं और अगर कहीं कोई खटास है, कोई दरार है, कोई तनाव है, तो उसको दूर करने की कोशिश करें। इज इट ए क्लाइम डाउन फ्रॉम मोदी? ये एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है क्लाइंट, मैंने पहले कहा ना शुरू में, ये क्योंकि एक वहां पर एक उद्घाटन हो रहा है जो गुरु जी के नाम से बन रहा है, तो प्रधानमंत्री वहां ना नहीं करे, उन्होंने बुलाया होगा तो आ जाइए, बुलाया, इन्विटेशन तो आरएसएस की तरफ से गया होगा कि उनको वहां ये दे कि मैं आना चाहता हूँ। उनको लगता है कि प्रधानमंत्री अगर स्वयं सेवक है और गुरु जी के नाम से कुछ चीज बन रही है तो उनके नाम से क्यों नहीं उद्घाटन कराया जाए। तो ये उन्होंने वाया मीडिया पहले से निकाल लिया कि कैसे बनना है, अभी क्यों हो रहा है, 1 महीने बाद क्यों नहीं हुआ, उससे 1 महीने पहले क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अध्यक्ष चुनना है। तो ये कनेक्शन हो सकता है, इंसिडेंटल नहीं है, एक्सीडेंटल नहीं है, ये प्लानिंग भी हो सकती है कि मोदी जी का प्रोग्राम सालों पर पहले बनते हैं, कई बार लास्ट मोड में भी चले जाते हैं, कहने की जाना होता है उनको, परंतु ये पहले से अनाउंस था, 1 महीने से पहले से पता था कि वहां जाने वाले हैं। तो क्लाइम डाउन मैं इसको नहीं कहूंगा इस तरीके से कि क्लाइम डाउन है कि वो जाकर के वहां मिलने वाले हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी, हालांकि अंबेडकर जी ने एक स्टेटमेंट दी है कि वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री थे, नागपुर आए थे। मेरे रिकॉर्ड में, मैं पत्रकार रहा हूँ, मैंने याद नहीं है कि वाजपेयी जी एज ए प्रधानमंत्री पब्लिक डेमोनेशन अनाउंस करके वहां गए, ऐसी कोई रिकॉर्ड में है नहीं, कहीं भी नहीं है। अंबेडकर ने किस संदर्भ में कहा, उन्होंने कहा नागपुर आए थे, हो सकता गए हो, सीक्रेट मीटिंग में कोई गए हो, पर प्रधानमंत्री सीक्रेट मीटिंग में नागपुर में जा नहीं सकते। तो अब अंबेडकर जी ने किस संदर्भ में कहा, मेरे पास रिकॉर्ड में कुछ नहीं है कि प्रधानमंत्री को गया था। तो 6 साल अटल जी नहीं गए, तो ये कोई नई बात नहीं है। अब झंडे वाला में अटल जी नहीं गए, झंडे दिल्ली में रहते हुए थे, तब आरएसएस के चीफ कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग होती थी, आरएसएस के चीफ जो है प्रधानमंत्री घर पे जाते थे काफी बड़ी बार, वो बैठ के अब नहीं होती मोदी जी के राज में इस तरह की कि वो जाकर के बैठक करें, ऐसा कमेटी बनी हुई है अभी भी, तो उस तरह की रेगुलर स्ट्रक्चर्ड मीटिंग जो पहले होती थी आरएसएस प्रधानमंत्री के बीच में और अध्यक्ष के बीच में, वो इस तरह की मीटिंग अब नहीं होती, कि पार्टी चलाने का तरीका अलग सा बन गया। तो मैं नहीं कहूँगा क्लाइम डाउन है, पर ये जरूरी है कि अध्यक्ष बनना है, जब तक प्रधानमंत्री और आरएसएस चीफ की डायरेक्ट बात ना हो जाए अध्यक्ष नहीं बन सकता। मिडिल मैन नहीं बात, उन दोनों के बीच में जो बात होगी वो तय होगी, उसी से अध्यक्ष बनेगा। तो एक उसकी तरीका ढूंढा गया कि इस तरीके से बनाया जा सकता है, जहां ये भी नहीं लगे स्पेशली गए तो कार्यक्रम बना दिया गया, उसके लिए अध्यक्ष की बात होगी। अध्यक्ष की बात अगर मिलेंगे प्राइवेट में, अध्यक्ष की बात जरूर होगी, उसके बिना चल नहीं सकता। क्या दोनों नेताओं में कोई गहरे वैचारिक मतभेद आप देखते हैं? क्योंकि जैसे कि चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है वो शत्रु नहीं है, वो प्रतिपक्ष है। और जब हम संसद के अंदर और बाहर देखते हैं तो जिस तरीके से सरकार का रुख है, सत्ता पक्ष का रुख विपक्ष को लेकर है, वो पूरी तरीके से बहुत ही एक ऐसा है जिसमें शत्रुता का भाव ज्यादा दिखाई पड़ता है। तो मोहन भागवत जी को ये बात क्यों उनको रियलाइज करानी पड़ी कि भाई आप विपक्ष के साथ इस तरीके का व्यवहार ना करें? कोई तनाव देखते हैं आप दोनों नेताओं के बीच में? किसी तरीके का कोई मतभेद है, कोई वैचारिक गैप है? वैचारिक तक दोनों इकट्ठे हैं, देश हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसके अंदर दोनों के कोई मतभेद नहीं है। 370 खत्म होनी चाहिए, कोई मतभेद नहीं है। मंदिर दोबारा से बनने चाहिए, कोई मतभेद नहीं है। हमारे जो पुराने नेत्र, जो हमारे हेरिटेज है, उसका रिवाइवल होना चाहिए, उसके ऊपर कोई मतभेद नहीं है। सवाल यह है कि कई बार होता है कि एक स्टेटमेंट, अगर मोहन भागवत जी ने 50 स्टेटमेंट दिए जिसके उन्होंने प्रधानमंत्री की 20 बार तारीफ की है, अगर आप उठाकर देंगे 20 बार तारीफ की, प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, सरकार अच्छे काम कर रही है, तो उसको हम इंटरप्रेट नहीं करते कि मतभेद खत्म हो गए। जो एक बात जो लगता है, क्योंकि उसके मैंने पहले भी कहा और लिखा भी है, बार बार कहता हूँ कि पिछले 3-5-6 साल के अंदर आरएसएस का टारगेट अपोजिशन पार्टी की ज्यादा बन गई है। आरएसएस के ऊपर राहुल गांधी कसम से ली, जब से पिछले 5 साल से आरएसएस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। पहले कभी भी पिछले 70 साल के अंदर आरएसएस को सिंगल आउट करके अपोजिशन यूनाइटेड कभी नहीं हुई थी, तो पहली बार हुई थी। तो आरएसएस लोगों को समझ में आ गया कि इसका कारण क्या हो सकता है। एक्सेसिव हिंदू जो है पॉलिटिकल होता है, हमारे को तो ऐसे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देना चाहिए जो आरएसएस की बेसिक आइडियोलॉजी पे कंप्रोमाइज नहीं करते।
परंतु ये लगे कि थोड़ा मॉडरेट है हम। क्रिटिसिज्म को उसके बाद देखा और कुछ ऑपोजिशन लीडर के साइलेंस भी हुए उसके बाद, कई लोग बोलने भी लग गए हैं। तो मेरे को लगता है जो स्ट्रेटेजिक स्टेटमेंट इसलिए दी गई है कि आरएसएस नॉट 100% व्हाट बीजेपी से और सेक्शन ऑफ द बीजेपी से, तो एक स्ट्रेटेजिक दोनों तरह से चलता है कि अगर एक ही बोलना शुरू कर दे तो जो हम और आप कहते हैं कि आरएसएस बीजेपी एक है, दोनों एक ही भाषा बोलनी शुरू कर दे फिर तो वो खत्म हो गया ना। इसलिए वो मेरे को लगता है मोहन भागवत जी इंडिपेंडेंट किस्म के आदमी हैं, काफी अपनी बात जो मन में आता बोल देते हैं, और कभी मिलने नहीं जाते, पहले लगता था बड़े लोग जाते थे मिलने के लिए, तो उनकी तरफ से बड़ा स्पष्ट है कि हम जो बोलेंगे हर प्लेटफॉर्म, और ज्यादा पब्लिक में आते हैं वो, पहले गुरु जी जो थे अपने बात थे तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ज्यादा नहीं आते थे। तो उनकी है कि हम अपनी बात कहेंगे, उनका विभाग पूरा काम करता है, प्रचार करता है, वो देता है। तो जो आप कह रहे हैं कि उनके अंदर लगता है कि मतभेद हैं, मेरे को लगता नहीं है कि मतभेद उस तरह के हैं, परंतु ये मतभेद जरूर है उनको बीजेपी करंट उनका क्या है कि लीडरशिप जो है कलेक्टिव लीडरशिप होनी चाहिए। कि संघ का पहले रहा है कि एक टीम वर्क होना चाहिए, उसके अंदर नेता होना चाहिए। हालांकि कहा जाता है संघ सेवकों एक चाल का अनुतत्व, उसका मतलब एक आदमी जो कह दिया उसकी बात मान लो, उनके यहाँ ही चलता है। परंतु जब अपनी टीम बनाते हैं, उनकी जो आरएसएस की टॉप टीम भी है उसके अंदर भी 6 लोग बैठ करके फैसला करते हैं आगे 1 साल के अंदर योजना क्या बनेगी। तो उनका एम्फेसिस ये है कि इंप्रेशन ये जा रहा है कि जो उनके मंत्री हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके अध्यक्ष हैं, पब्लिक में चाहे कुछ ना बोले, प्राइवेट में मिलते होंगे जरूर बोलते होंगे कि हमारी कोई औकात नहीं है, हम कुछ नहीं है। तो उनका लगता है कि ऐसी एक पब्लिक परसेप्शन ये जरूर जाना चाहिए कि ऊपर की टीम, पॉलिटिकल टीम के नाते काम कर रही है, एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति उसको चला रहे हैं, इसकी वजह से वो मतभेद उतने जरूर हैं, सुनने में आता है। हम तो पब्लिक में नहीं आते कि आरएसएस बीजेपी वाले पब्लिक में ज्यादा बात नहीं करते, पहले थोड़ा बहुत कर भी लेते थे बीजेपी के लोग, वो भी बंद हो गया है। तो मेरे को लगता है कि आप कहेंगे कि हाँ मतभेद हैं, मेरे को लगता है मतभेद इस बात पे कि पार्टी जिस तरीके से वो चल रही है उस तरीके से नहीं चलनी चाहिए, परंतु सरकार अच्छी चल रही है उसके ऊपर बहुत खुश है। इससे अच्छा उनका काम नहीं, जो उनके वाइस चांसलर अपॉइंट हो गए, उनके इंस्टीट्यूशन सारे लोग अपॉइंट हो गए। तो आरएसएस का जितना एजेंडा कल्चरल एजेंडा था 80% सरकार ने पूरा कर दिया है और पॉलिटिकल एजेंडा भी पूरा कर दिया है। तो अब उनको टीम खड़ी करनी है। मैंने कहा 2029 के बाद मोदी जी के बाद कौन, अभी सवाल बड़ा अजीब सा है, परंतु कौन, इसके लिए तो आरएसएस डिसाइड करेगा। क्या आपको लगता है इस पर भी चर्चा हो सकती है कि उनके बाद कौन? ना अभी नहीं हो, कोई इश्यू नहीं हो, अभी नहीं हो। अध्यक्ष के पता लग जाएगा आपको, अध्यक्ष जब बन जाएगा उससे पता लग जाएगा कि आगे का सक्सेशन कैसे है। जैसे अडवाणी जी ने और अटल जी ने एक लीडर खड़ी की है, लीडरशिप खड़ी की थी 5-6-7 लोगों की, उसमें प्रमोद महाजन थे, सुषमा जी थी, अरुण जेटली थे, वेंकैया नायडू थे, अनंत कुमार थे, मैं कई नाम गिना सकता हूँ। अभी तो कौन है आप गिनाएंगे? अब योगी जी, लगता है योगी जी एकदम वस्त्र पहनते हैं ऐसे, वो नेशनल ऑल्टरनेटिव बन सकते हैं कि नहीं बनते, मेरे उसके बारे में कुछ नहीं कहता है, परंतु ही द मोस्ट सेकंड पावरफुल पर्सन इन द कंट्री, मतलब पॉपुलैरिटी में उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। अब किसको बनाए? मोहनलाल यादव तो नहीं बन सकते, या तो भजन शर्मा तो नहीं बन सकते, या गुजरात के चीफ मिनिस्टर तो नहीं बन सकते। तो ऐसा कौन सा है जो ऑल्टरनेटिव, जैसे सुषमा का नाम कई बार रहता था कि अडवाणी जी सेकंड प्राइम मिनिस्टर वेटिंग इन एनी वे थे, तो इस बार अमित शाह जी का नाम चलता है, पर अमित शाह के साथ कोई और कौन है? तो मेरे को लगता है कि आगे 5-6 लोग जो प्रधानमंत्री, अगर मोदी जी प्रचार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उसके साथ तो आरएसएस पूरी चाहिए। अभी तो मोदी जी पब्लिक से को लेकर घुमाते हैं अपने साथ, आरएसएस की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे नड्डा जी ने कहा हम संपन्न है, क्योंकि मोदी जी ऐसी एक फैक्टर है जो अपने साथ 8-10% एक्स्ट्रा वोट लेकर के चलते हैं। वो 8-10% कमी अगर होगी मोदी जी के एब्सेंस में, जब भी होगी, उसको तो आरएसएस पूरा करेगा। तो इसलिए जो आगे का अध्यक्ष बनेगा उससे डिपेंड करता है कि क्या वो ऐसा व्यक्ति है जैसे नड्डा जी है, तो फिर तो स्पष्ट है कि सक्सेशन बैटल में कौन सेकंड आदमी है, अपने आप प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि ये बड़ा क्लियर है, ये अध्यक्ष बनना अपने आप में एक बड़ा सिंबॉलिक होने वाला है। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि आरएसएस अब थोड़ा मॉडरेट रुख लेना चाहता है, और उसको लगता है कि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल बीजेपी के नेता करते हैं, चुनाव के दौरान जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने और योगी आदित्यनाथ ने किया है, वो अब आगे नहीं चलना चाहिए? क्योंकि मोहन भागवत पिछले कम से कम 6 सालों से बार-बार मॉडरेशन के बारे में बात कर रहे हो, तो यहाँ तक कहते हैं कि भाई हर बिना मुसलमान के हिंदुत्व अधूरा है, कहते सबका डीएनए एक है, हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग क्यों खोजना है, और कुछ लोग राम का, जय श्री राम के नारे को लगा के अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस तरीके की बातें करते हैं। तो एक सेंस ये जाता है कि शायद मोहन भागवत जो आइडियोलॉजिकल लाइन बीजेपी की है या उनके नेता जो बोलते हैं उससे शायद संतुष्ट नहीं है, वो आरएसएस को बीजेपी को दूसरी दिशा में
या एक दूसरे तरीके से ले जाना चाहते हैं, हिंदुत्व को एक नई दिशा देना चाहते हैं? इस पर आप कितना सहमत हैं? आशुतोष, आप काफी टीवी डिबेट्स में जाते हैं, देखते होंगे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जो आते हैं वो किस तरह के, उनको लगता है कि किसी को खुश करना है, वो एंकर वैंकर की परवाह नहीं करते, वो भाषा ऐसी यूज करते हैं जिससे लगता है कि मैं हिंदू ज्यादा, बाकी सब बेकार है। तो ये कंपटीशन जो हो रहा है पार्टी के अंदर कि मैं हिंदू तुमसे ज्यादा बड़ा हूँ या मैं तुम्हारे से ज्यादा कर सकता हूँ, तो वो एक साइकोलॉजी वर्कर तक पहुंच गई है कि जब तक आप एग्रेसिव नहीं होंगे एक कम्युनिटी के प्रति, तब तक आपकी लॉयल्टी बीजेपी में नहीं मानी जाएगी। ये मान करके एकदम से चलिए। और मोहन भागवत जी हैं, आपने जो कहा मॉडरेशन की बात करते हैं, इसलिए मैंने कहा एक तो टारगेट उनके ऊपर शुरू हो गया, उसको थोड़ा ब्लंट करना, उसको टारगेट को कि आप हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं। और दूसरा आपने आप देखा मोदी जी, अब आप उसको आप जोड़ेंगे किससे इस तरह से? अब मोदी एक खैरात जो अभी बटी है कि ईद के बटने वाली है, पहले क्यों नहीं बटी? मोदी आउटरीच मुस्लिम का काफी करते रहे हैं, हालांकि मुस्लिम उन्होंने मिनिस्टर ज्यादा नहीं बनाए, मिनिस्टर ना किसी एमएलए यूपी में नहीं दिए किसी टिकट। जब चुनाव में बात आती है, अध्यक्ष बीजेपी का कोई मुस्लिम नहीं अभी तक बना, किसी स्टेट के अंदर बनाना चाहिए था। तो जब पॉलिटिकल पावर की बात आती है, सिंबलिज्म के नाम पे आप कुछ करते रहे, परंतु पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मुस्लिम का एट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल और एट द एग्जीक्यूटिव लेवल अभी सिंबॉलिक भी बहुत कम है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि वो उस दिशा में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसी न किसी व्यक्ति को बहुत कोशिश की मुसलमानों को अपने साथ लाने की। हालांकि पहले मुसलमान बड़े बड़े लोग, आरिफ खान होते थे, ये वाले आरिफ खान, एक और आरिफ बैग होते थे जम्मू मध्य प्रदेश के, हाँ मध्य प्रदेश, वो भी मध्य प्रदेश नहीं, जम्मू कश्मीर के भी थे एक आरिफ। सिकंदर से दिल्ली के सिकंदर वक्त हमारे। अब शाहनवाज हुसैन कितने साल से हैं वहां पर, मुख्तार वक्त, दोनों बूढ़े, दो ही सिंबल चल रहे हैं कई सालों से, और उनके पास कोई पावर ही नहीं है दोनों के बाद। एक को मंत्री पद से निकाल दिया, एक मंत्री पद ढूंढ रहा, वो एमएलसी बना, वहां के मिनिस्टर बना। तो ये लगता है कि वहां पर हैं, परंतु मुस्लिम्स को जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं कराएंगे अपने अंदर, मुस्लिम जो हमारे आरएसएस के अंदर हैं, वो लोग काफी मुस्लिम आउटरीच करने की बात कर रहे हैं, परंतु मुस्लिम को अपने साथ बड़ी संख्या में जोड़ पाना क्रेडिबल, कि सत्ता में है इसलिए कई मुस्लिम अवसरवादी जो है वो स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं, हम आपके साथ हैं, हम ये हैं वो हैं, पगड़े पहन लेते हैं, जब चले जाते हैं। अवसरवादी मुस्लिम तो बहुत जुड़े हैं, परंतु कट्टरवादी मुस्लिम जो संघ के साथ तैयार हो बैठने के लिए, शाखा पे बैठने के लिए तैयार हो या झंडा उठाने की तैयार, उससे की तैयारी नहीं हुई है, वो कोशिश कर रहे हैं। उनका लगता है मोहन भागवत जी का कि इस तरह से ये डर पैदा हो रहा है कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं, उसको खत्म करने की बात हो रही कि मुसलमानों हिंदुस्तान के पार्ट हैं, वो समझ गए, इनको आप भगा नहीं सकते कहीं, वो हमारे ब्रदर्स हैं, हमारे यहाँ हैं, हमारे पार्ट हैं। और बांग्लादेश में जिस तरह का स्टैंड उन्होंने लिया है, तो मेरे को लगता है कि मोहन भागवत आगे उनका कोर करेक्शन और ज्यादा होगा, मुस्लिम्स के प्रति थोड़ा लगता है नरम और होंगे, और कट्टरवादी जो इनकी भाषा बोली जा रही है, ऐसे वर्कर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने वाली नहीं है। अब आपसे आखिरी सवाल, ये जो 32 लाख मुसलमानों को ईद की सौगात नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, इट्स वेरी अनलाइक नरेंद्र मोदी। हालांकि इसके पहले जब हैदराबाद में आज से करीब 2-2.5 साल पहले बातचीत हुई तो पसमानदा मुसलमानों के लिए स्नेह यात्रा निकालने की बात की गई। उत्तर प्रदेश में कुछ स्नेह यात्रा निकली भी थी, लेकिन फिर चुनाव के दौरान आप मुसलमानों को इन्फिल्ट्रेटर बोल देते हैं कि ये तो बाहर से आए हुए लोग हैं, और ये कह देते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर शरिया कानून लागू। ये दोनों चीजें कैसे एक साथ चल सकती हैं? देखिए, आप मोदी जी को गेम नहीं, सरप्राइज में अच्छी विश्वास करते हैं, सरप्राइज देते हैं। अब कोई चुनाव नहीं है, और मैं जैसा आदमी पॉलिटिकल और आपके जैसा आदमी पॉलिटिकल इंटरप्रेट कर सकता है, मुस्लिम वोट बहुत है बिहार के अंदर, वहां इसका असर पड़ सकता कि नहीं पड़ सकता, कि उन्होंने कहा हर मस्जिद में बांटे जाएंगे, जाकर के बैग दिए जाएंगे मोदी की फोटो की, क्योंकि हर चीज पे तो उनकी फोटो लगती है, तो इन्होंने बांट नहीं दिया। 25 लाख मुस्लिम पर बैग बटेंगे जाकर के, उसका पॉलिटिकल कनेक्शन क्या है कि हम मुस्लिम के प्रति नहीं, बार बार कह रहा हूँ, जैसे आप बांग्लादेशी को निकालना है, पिछले दिल्ली चुनाव से पहले इतनी बड़ी मुहिम चली, पिछले 10 दिन से सुना आपने किसी बांग्लादेशी को निकाल के हमने बाहर कर दिया? तो एक मोमेंटम होता है किसी टाइम का कि बांग्लादेशी निकाले जा रहे हैं, 8 निकाले जा रहे हैं, नहीं तो हर एक निकाला जाए, दिल्ली के अंदर फोटो छपती थी, दूसरे दिन हमने पकड़ लिया, टीवी पे डिबेट होती 3 घंटे तक, मतलब कितने निकाले जा रहे हैं। तो मुस्लिम बांग्लादेशी निकाले जा रहे हैं, वो तो एजेंडा खत्म हो गया। अब आपने ये जो बांट दी अपने के वहां पर जो एक स्पेशल डील की है, तो उन्होंने सिंबलिज्म के अंदर विश्वास है, जिससे ये कि वो डिफेंसिव पे नहीं रह सके, उनके खिलाफ आप अटैक नहीं करें। उनका है कि वो गोल में आपकी तरफ फेंक देते हैं बॉल, अब उसके बाद रिएक्ट करिए इसके ऊपर। और राहुल गांधी भी थोड़े दिन से चुप है, पता नहीं कहाँ है, दिल्ली में है, कहाँ नहीं है, क्या होता है। तो वो अपोजिशन को एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म देना नहीं चाहते किसी तरीके से। और डिलिमिटेशन के ऊपर देख लीजिए, मैं पॉलिटिकल की तरफ आ रहा हूँ, डिलिमिटेशन के अंदर और लैंग्वेज के ऊपर अपोजिशन पार्टी डिवाइड हो गई, बोल नहीं पाती एक चीजें। तो मोदी जी का ये है कि एक ऐसा छोड़ दीजिए जिससे कि कोई उनको आप क्यों कहेंगे, आप ये तो पॉलिटिकल है,
हम मुस्लिम लोग तो उसको हालांकि ओवैसी सैलरी लोग जैसे कहेंगे। तो मेरे को लगता है कि मोदी जी की स्ट्रेटेजी है, वो अपनी नेचर से, उनका बायोलॉजिकल नेचर ये है कि सरप्राइज देना है, मेरे को लीड करना है, मेरे को फॉलो करिए, मैं डिफेंसिव पे कमी है। जब मेजोरिटी नहीं आई थी तब थोड़े 2-4 महीने वो मायूस जरूर रहे, परंतु अभी वो अपनी पहली टर्म जो सेकंड टर्म के अंदर जो दिखाते थे अपनी ताकत, उसी हिसाब से बिहेव कर रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, परमानेंट यहाँ रहने वाला हूँ और मैं ही सरकार चलाऊंगा और मेरी मर्जी से चलेगा और मेरी वजह से जीत करके आएंगे तो मेरा एजेंडा ही चलेगा, जो मैं डिसाइड करूंगा वही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु इस पूरी बातचीत को, और हमारे दर्शकों को इस बात समझ में आई कि क्यों नरेंद्र मोदी और भागवत की मुलाकात इतनी अहम है और महत्वपूर्ण है। प्रभु ने कई इशारे किए हैं, हमारे दर्शक समझदार हैं, उसको समझ रहे होंगे। जैसे उनका कोर्स करेक्शन हो सकता है, नए अध्यक्ष को लेकर एक चयन बातचीत हो सकती है, और नया अध्यक्ष जो बनेगा उसके आधार पर बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि आगे की दिशा बीजेपी की क्या होगी, आरएसएस चाहता क्या है। उम्मीद है हमारे दर्शकों को बातचीत पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू।